हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुआपा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जो कि आपके एनआईएसएम म्यूचुअल फंड 5 है, जो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सीरीज है, उस पर हम लोग कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कुछ रेशियोज पढ़ेंगे, कुछ रिस्क, रिटर्न एंड परफॉर्मेंस जो फंड्स के हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल पे एकदम नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हमारे प्ले स्टोर पे आप लोगों ने अभी तक जा करके हमारे एजुआपा जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, जो कि जॉब रेडी प्रोग्राम्स भी हैं कि आप अगर जॉब लेना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर्स में तो उसमें आपका हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आपके बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आने वाले हैं स्टॉक मार्केट में जो आपको एक बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंचाएंगे। और अगर एकदम नए हैं, आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। वो सारा पूरा हम काम करते वो पूरा हम लोग क्लासेस देंगे, और साथ ही साथ 1-to-1 क्लासेस भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी आपको। तो इसी के साथ हम इस अब वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, रिस्क, रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स। जनरल रिस्क फैक्टर्स। देखिए, मार्केट में क्या होता है कि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें हम लोग कोई भी क्लाइंट इन्वेस्ट करता है तो क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आदमी के माइंड में कंसीडर होता है, मतलब डर लगता है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक, पहला लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क किसको बोलते हैं, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आप उस क्वेश्चन को सॉरी 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 वेट अ मिनट। ओके, लिक्विडिटी रिस्क किसको बोलते हैं? लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं आपको किसी का पैसे का लिक्विड होने का रिस्क। ठीक, मतलब आप तुरंत उस पैसे को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब कैश में उसे तुरंत कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपके रियल एस्टेट के एसेट्स हैं, ठीक है, रियल एस्टेट्स के एसेट हैं, उसको आप तुरंत लिक्विड नहीं कर सकते। ठीक है, आपका इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं उसे आप तुरंत लिक्विड नहीं कर सकते। अगर आप उसे तुरंत लिक्विड करने चाहो चलोगे तो आपको जो भी रेट मिल रहा है, लॉस वाला रेट मिल रहा है, आपको उस पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये रिस्क होता है कि तुरंत इमीडिएट आपका पैसा नहीं मिल पाता है। और वैसे भी रियल एस्टेट आप तुरंत अभी प्लान करो 1 घंटे में बेच नहीं पाओगे, लेकिन वहीं आप गोल्ड को बेच लोगे क्योंकि वो लिक्विडिटी रिस्क नहीं है उसमें। तुरंत गए सुनार के पास, रात में भी गए, बेचना कोशिश किया, बेचा, अपना पैसा लिया, चले गए। तो ये आपका लिक्विडिटी रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेट है या बॉन्ड है, वो आपके इंटरेस्ट को पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इस तरीके के रिस्क को इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क बेसिकली हम लोग के यहाँ हम लोग के लिए होता है, एज ए इन्वेस्टर्स के लिए। आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आज ब्याज चल रहा है 6.5% का एफडी में, कल को 4 से 5 साल बाद एफडी के रेट और कम हो जाएंगे 3.5-4%, और आपने री इन्वेस्ट किया तो आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिला। ऐसे जो रिस्क हैं उनको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क। मार्केट में मोदी जी ने कुछ बोल दिया, कि जैसे ट्रम्प ने ही बोल दिया कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, मार्केट की हालत ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, मार्केट की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। इकोनॉमिक रिस्क। कोई क्राइसिस आ गया इकोनॉमिक, उसकी वजह से वो जो रिस्क आ गया उस फाइनेंस पे, म्यूचुअल फंड पे, वो इकोनॉमिक रिस्क हो गया। फॉरेन करेंसी रिस्क। जैसे डॉलर आज के टाइम पे बढ़ता ही चला जा रहा है, 87 भी क्रॉस कर दिया है, 88 के पास पहुंच रहा है। तो करेंसी की बढ़ने की वजह से भी, फॉरेन करेंसी के बढ़ने की वजह से भी रिस्क आता है, तो उसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी रिस्क। अब स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स। रिस्क रिलेटेड टू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। वो कौन कौन से रिस्क हैं? रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म सेलिंग एंड स्टॉक लेंडिंग। अगर आपने कोई शेयर को शॉर्ट कर दिया, मतलब वो शेयर जो आपके पास अभी है नहीं, ठीक है, लेकिन आप उसे फ्यूचर में सेल कर सकते हो, जो हम एनालिसिस मेट में पढ़ेंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है फ्यूचर। ठीक है, जैसे ऑप्शन फ्यूचर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास वो शेयर है नहीं, आपने उसको शॉर्ट कर दिया, तो अब अगर उसका प्राइस नीचे जाएगा तब तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर उसका प्राइस ऊपर गया तो आपको लॉस हो जाएगा। और आपने अगर स्टॉक लेंड कर दिया, स्टॉक लेंड मतलब एसएलबीएम एक कॉन्सेप्ट होता है, शेयर आपके पास होता है लेकिन आप उसको किसी को उधार दे देते हो एक सर्टेन टाइम के लिए। वो पूरा एक मैकेनिज्म है जो सेबी
के हाथ में होता है, एसएलपी हम बोलते हैं, उसमें भी आपका जो रिस्क हो सकता है। तो ये आपके कौन-कौन से रिस्क आपके जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज से होते हैं, उसके रिस्क बताया गया। दूसरा, रिस्क एसोसिएटेड विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब मार्केट बढ़ती है तो ये दुगनी तेजी से बढ़ते हैं, और मार्केट जब गिरती है तो ये काफी तेजी से गिरते हैं। तो ये रिस्क भी आपके पैसे कम होने का रिस्क हो सकता है। अब रिस्क एसोसिएटेड विद डिविडेंड और रिस्क एसोसिएटेड विद डेरिवेटिव्स। आपका कोई रिस्क डिविडेंड से रिलेटेड रिस्क हो सकता है कि डिविडेंड आपका नहीं आ रहा हो या कोई दिक्कत आ रही हो, या एक रिस्क हो सकता है आपका डेरिवेटिव से रिलेटेड कि डेरिवेटिव का प्रीमियम या तो कम ऑप्शन लिया है आपने तो प्रीमियम जीरो हो गया हो, या डेरिवेटिव का सर्टेन प्राइस ऊपर है नीचे हो गया जिसकी वजह से आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है आपको घाटा या मुनाफा जो भी हो सकता है। अब डेट फंड्स में क्या रिस्क हो सकता है? री इन्वेस्टमेंट रिस्क, जो मैंने अभी बताया आपको कि आपने जो अभी इन्वेस्ट किया है एफडी पे, हो सकता है कि सर्टेन टाइम के बाद जब मेच्योरिटी हो जाए तो आपको दोबारा उतना अमाउंट ना मिले। रेटिंग माइग्रेशन रिस्क, सर्टेन कुछ ऐसी कमियां पाई गई कंपनी में कि उसकी रेटिंग चेंज हो गई, तो ये रिस्क भी आपका हो सकता है कि जैसे सपोज करिए एक टाइम पे डबल ए रेटेड बॉन्ड था डीएचएफएल का, लेकिन उसने एक बार जब इंटरेस्ट डिफॉल्ट किया तो उसकी रेटिंग घट गई, फिर उसके बाद उसने पेमेंट करना ही पेमेंट करने के लिए उसके पास फंड्स ही नहीं बचे, तो वो डिफॉल्ट कर गई, तो उसका रेटिंग डिफॉल्ट हो गया। तो इस तरीके के रिस्क भी हो सकते हैं, रेटिंग रिस्क हो गया। टर्म स्ट्रक्चर और इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि आपका सर्टेन कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसका कि जो टर्म है वो चेंज हो जाता है। आपका परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं वो उसके सर्टेन टाइम के बाद उसकी मेच्योरिटी कर दी जाती है। या आपका इंटरेस्ट रेट है, फ्लोटिंग अगर बॉन्ड आपके पास है उसमें रेट फ्लक्चुएट होता है तो आपके बॉन्ड के प्राइस, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपका फ्लक्चुएट हो जाता है। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क में मतलब कि कोई कंपनी का पास अब इतना पैसा नहीं है कि आपके पूरे जो भी आपसे डेट लिया हुआ है आपको उस इंटरेस्ट को पे कर सके, तो इस तरीके के अगर रिस्क आते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर सके तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। रिस्क एसोसिएटेड विद द फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज, वो सेम है जो ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब इंटरेस्ट के अप एंड डाउन होने की वजह से उसमें चेंजेस हो रहे हैं। रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद रेपो ट्रांजेक्शन इन कॉर्पोरेट बैंक्स। आरबीआई टाइम टाइम पे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आपके एप्लीकेबल करती है। उस रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की वजह से जो इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं वो भी चेंज आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में दिखाई देते हैं और आपके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, तो ये रिस्क भी हो सकता है आपके साथ। अब अगला देखते हैं, रिस्क एसोसिएटेड विथ क्रिएशन ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे सपोज करिए एक पोर्टफोलियो आपका बनाया गया, ठीक, एक साथ ही साथ एक और पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें आपका ए बी सी डी अलग अलग बॉन्ड में लगाया गया है पैसा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब कोई मॉनेटरी पॉलिसी या कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जिसकी वजह से लगता है कि इस बॉन्ड को निकाल देना चाहिए, तो उसको वहां से इलिमिनेट कर दिया जाता है और उसको दूसरा एक पोर्टफोलियो भी उसके साथ बनाया जाता है कि अब ये पोर्टफोलियो एप्लीकेबल कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेटेड रिस्क। कि जब चेंजेस आता है तो पोर्टफोलियो तुरंत शिफ्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं सेग्रीगेटेड रिस्क। रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन सिक्योराइज्ड एसेट। आपका कुछ कभी कभी कुछ मार्केट में जो सिक्योरिटाइज्ड है, मतलब मार्केट में जो लिस्टेड बॉन्ड्स वगैरह हैं, इनमें भी कभी कभी तुरंत वो आप जब सेल करते हो तो ऐसे कंडीशन में आपका जो यील्ड है, यील्ड चेंज होता है, ये जो रिस्क होता है ये आपका सिक्योरिटाइज्ड रिस्क कहलाता है। अब फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैलेंस शीट देखते हो, उसके फाइनेंशियल देखते हो, उसके मल्टीपल रेशियोज देखते हो, उसका डेट देखते हो कि डेट तो नहीं है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा, उसके स्टॉक्स वगैरह काफ़ी अच्छे मतलब मार्केट में परफॉर्म भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ केवल मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसका सच में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और वो हर टाइम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, उसके पहले इतने ब्रांचेस थी। तो इन सारी चीज़ों का जो एनालिसिस होता है, जो आप उस कंपनी की एक्चुअल जो भी बैलेंस शीट है, एक्चुअल जो रेशियोज हैं और उसका जो एक्सपेंस है, उन सब चीज़ों पे देख रहे हो, फंडामेंटली देख रहे हो, वो जो आपकी एनालिसिस होती है वो आपकी एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस कहलाती है। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? आप चार्ट्स को देखते हो,
कंपनी के चार्ट्स को देखते हो, चार्ट में आप उसके प्राइस और उसके एक्शन को देखते हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी स्ट्रांग है या नहीं, आप उसके प्राइस के मूवमेंट को एनालिसिस करते हो, प्राइस के एक्शंस को, मूवमेंट को और प्राइस के फ्लक्चुएशंस को आप एनालिसिस करते हो अपने डेटा के हिसाब से, प्रीवियस डे के चार्ट पे और न्यू डे के चार्ट पे, जिस जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इस तरीके की जो एनालिसिस होती है उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो दोनों में एकदम प्रॉपर डिफरेंस है। फंडामेंटल एनालिसिस प्राइस को फॉलो नहीं करता है, फंडामेंटल एनालिसिस बैलेंस शीट, उसके डेट को, उसके एक्सपेंशन को, उसके फ्यूचर विजन को, बिजनेस ग्रोथ को फॉलो करता है और डेटा को फॉलो करता है। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस के मूवमेंट को फॉलो करता है और प्राइस मूवमेंट से रिलेटेड डेटा को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म in order to identify securities suitable for the strategy of the schemes as well as those with high potential for investment returns and where the risks are low. Fundamental analysis, security selection strategy, identifying long term investment avenue. फंडामेंटल जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है वो आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को बताता है, मतलब कि आज आपने इन्वेस्ट किया अच्छी कंपनी को देख के, लंबे समय में आप पैसा लेना चाहते हो। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इससे जस्ट अलग होता है, ये क्विक अर्निंग के पे फोकस करता है वैसे। तो टेक्निकल एनालिसिस बिलीव दैट द प्राइस बिहेवियर ऑफ द शेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू अप ट्रेंड फॉर द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द प्राइस along with past price, the volume traded indicate the underlying strength of the trend and are the reflection of investor sentiment, which in turn with the influence future price of the share. Technical analyst therefore study price volume chart of the company share to decide support. तो जो भी चार्ट एनालिसिस करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और इनका भी एक कोर्स होता है CMT, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, वो क्या करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं। तो ये भी एक कोर्स होता है। तो या तो कोई जरूरी नहीं है आपको वो कोर्स करना है, बहुत सारे वो उस पूरे कोर्स को फॉलो नहीं करते हैं, खुद भी टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाते हैं। और आपको टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स भी और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स भी हमारे एजुआपा चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप उसे वहां पे पढ़ सकते हो। अब आते हैं हम रेशियोज पे। अर्निंग पर शेयर, इसका रेशियो का फॉर्मूला याद करिएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ईपीएस क्या होता है कि कंपनी ने 1 रुपए कमाने पे, 1 रुपए कमाने के लिए, सॉरी, कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर ये बताता है कि आपका अर्निंग कितना हो रहा है, पर शेयर आपकी अर्निंग कितनी ज्यादा हो रही है। तो इसी में फॉर्मूला होता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका नेट प्रॉफिट मतलब टैक्स वगैरह डिप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और वो आपका आता है अर्निंग पर शेयर। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग्स पर शेयर। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब कि आपका जो मार्केट में जो प्राइस है, ठीक है, और जो आपका जो अर्निंग है, उस आपका जो शेयर जो प्राइस जो पी रेशियो है, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो आपको दिखाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। द प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, पीजी रेशियो, बेसिकली जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वो जो अपना पैसा लगाते हैं किसी भी स्टॉक्स में, वो पीजी रेशियो में लगाते हैं। पीजी रेशियो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने कोई भी शेयर में पैसा लगाया तो वो केवल इमीडिएट आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, उसकी अगर ग्रोथ है इन फ्यूचर, स्टेबिलिटी ग्रोथ है आने वाले 5 साल 10 साल में, तो उस ग्रोथ को देख के पैसा लगाया है, इसलिए पीजी रेशियो आपका इंपॉर्टेंट होता है। पी रेशियो आपको ये बताता है कि आपने आज पैसा लगाया, आपको कितनी अर्निंग मिल रही है पर शेयर, मतलब नॉर्मल से कितनी अर्निंग ज्यादा मिल रही है। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपकी वो अर्निंग रहे ना रहे, कोई ऐसा बिजनेस जो कि इमीडिएट तो बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन आगे वो सस्टेनेबल नहीं है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कंपनीज कोविड के टाइम पे, उस पार्टिकुलर टाइम पे तुरंत के तुरंत तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, तुरंत के तुरंत तो उनकी अर्निंग काफी तेजी से बढ़ी, लेकिन फिर उसके बाद जब कोविड चला गया, सब कुछ चीजें नॉर्मल हो गई, तब वो सारी चीजें बदल गई, उसकी ग्रोथ नहीं रह गई। तो अब वो ऐसी कंपनीज में म्यूचुअल फंड कंपनीज पैसा नहीं लगाती हैं, इसीलिए वो पीजी रेशियो देखती हैं। जैसे जोमेटो एक कंपनी है, पहले उसकी ग्रोथ एक नॉर्मल स्टेज पे थी, लेकिन कंपनी को अगर यूएस से कंपेयर करें तो यूएस से 70 से 75% लोग आज भी होम डिलीवरी फूड्स को यूज करते हैं, और
और वो आज 80% 82% भी चला गया, लेकिन इंडिया में अभी भी उसका जो डेटा है वो 10% के आसपास ही है। तो सपोज करिए कि जब वो डेटा 50% यूजर्स जोमेटो के हो जाएंगे तो उसका प्राइस कहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो मतलब उसकी ग्रोथ आने वाले टाइम पे है। तो यही चीज डिफाइन करती है पीजी ग्रोथ। पीजी आपका रेशियो, द प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ ratio relate to the P ratio to the growth estimate in the company's earning. A PG ratio of 1 indicates that the market has fairly valued to the company's share, given its expected growth in earnings. A ratio less than 1 indicates the equity share of the company are undervalued, and a ratio greater than 1 indicate overvalued share. अगर पीजी रेशियो आपका है एक से कम, तो मतलब ये माना जाता है कि आपकी जो स्टॉक है या जो वैल्यूएशन है वो अभी अंडर वैल्यूड है, और एक से ज्यादा है तो इसे ये माना जाता है कि वो ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू पर शेयर, नेट वर्थ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब ये होता है कि आपका जो इक्विटी है, आपका जो डेट है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर भी आपके ले लिए जाते हैं, उनको जो भी आउटस्टैंडिंग जो भी शेयर होल्डर्स हैं या शेयर हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है, सॉरी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपके कंपनी की जो एग्जैक्ट बुक वैल्यू है वो आ जाती है। मतलब अगर आज के आपकी कंपनी को लिक्विडेट किया जाए तो आपका डेट, लेकिन हाँ इसमें डेट कंसीडर होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होती है बुक वैल्यू कि आपका ये बुक वैल्यू कहलाता है, मतलब नेट वर्थ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। प्राइस टू बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब कि आपका जो मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू से कितने ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब कितने गुना पे ट्रेड कर रहा है, इसके लिए प्राइस टू बुक वैल्यू निकाला जाता है। डिविडेंड यील्ड, मतलब डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया गया है और कितना पे किया गया है, तो इस रेशियो को दिखा बताया जाता है आपका, सॉरी डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड रेशियो अलग होता है और डिविडेंड पेमेंट का भी एक रेशियो होता है, वो दूसरा यहाँ पे मेंशन नहीं है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करते हैं कि एक कंपनी आपको एक पार्टिकुलर टाइम पे कितना डिविडेंड दे रही है उसका निकाला जाता है यील्ड। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब कि आपका जैसे सपोज करिए कि 100 रुपए का कोई शेयर चल रहा है और 10 रुपए, पहले तो जो भी शेयर जो भी आपके परसेंटेज में सेबी परसेंटेज में कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती थी, लेकिन सेबी के रूल के बाद कंपनी को पर रुपीस देना अनिवार्य हो गया, क्योंकि परसेंटेज में लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो जो भी आपका डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, जैसे सपोज करिए 5 रुपए, तो 5 रुपए पर शेयर आपका डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, तो वो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर पे कैलकुलेट होगा। तो डिविडेंड प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ये आपका होता है डिविडेंड यील्ड। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल, growth investment style entails investing in high growth stocks, that is stocks of companies that are likely to grow much faster than the market, मतलब हाई बीटा स्टॉक्स। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल मतलब कि क्या है कि उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जिसकी ग्रोथ काफी एग्रेसिवली होती है और जिनका बीटा हाई होता है। बीटा हाई होने का मतलब ये होता है कि अगर जिस कंपनीज का बीटा हाई होता है, अगर मार्केट ने 10% परफॉर्म किया तो उनका बट ऑब्वियस है कि 12 से 13%, 14%, मतलब स्मॉल कैप फंड्स उस कैटेगरीज में आते हैं और मिड कैप फंड हाई बीटा स्टॉक्स आते हैं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल इज एन अप्रोच ऑफ पिकिंग अप स्टॉक्स which are priced lower than their intrinsic value. Based on fundamental analysis, investor need a longer investment horizon to the benefit from the price appreciation in such stocks. Value investment style वो होती है जहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है और इंट्रिंसिक वैल्यू से जिसकी प्राइस कम होती है, और ये माना जाता है कि ये स्टॉक्स अभी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन एक लॉन्ग रन में सर्टेन टाइम पे के बाद काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट होती हैं उसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स बोलते हैं। Portfolio building approach, a bottom up approach, top down approach. A bottom up approach, on the other hand, analyzes the company specific factors first and then evaluate the industry factors and finally the macroeconomic scenario and its impact on the companies that are being considered for investment. Stock selection is key decision in the approach. Sector allocation is a result of the stock selection decision. Both the approach have their merit. दूसरा है टॉप डाउन अप्रोच, मिनिमाइज द चांस ऑफ बीइंग स्टक विद द लार्ज एक्सपोजर ऑफ द पुअर सेक्टर। बॉटम अप अप्रोच इंश्योर द
A good stock is picked even if that belongs to the sector that is not so hot. What is important is the approach selected should be implemented professionally. ठीक है, टॉप बॉटम अप्रोच का और टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे सपोज करिए कंपनी है, जैसे ठीक है, जब हम स्टॉक लेते हैं तो पहले हम कंपनी के बारे में लेंगे। कंपनी के बारे में जैसे हमने सपोज करिए कि जोमेटो कर लिया, ठीक है, अब उसके ऊपर देखेंगे कि उसका हमारे इकोनॉमी में क्या एग्जिस्टेंस है, उसकी आगे आने वाली ग्रोथ वर्ल्ड वाइड क्या हो रही है, ये सारी चीजें बाद में मैक्रो इकोनॉमी को फैक्टर को अगर हम पहले चूज करते हैं, मतलब पहले हमने कंपनी डिसाइड कर ली, फिर उसके बाद उसके अदर फैक्टर्स को हम बाद में इवेल्युएट करते गए, तो इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब वहीं पे आपने सबसे पहले पूरे इंडस्ट्री को देखा कि जैसे मेटल इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, वर्ल्ड वाइड कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, उसके बाद उस इंडस्ट्री के बाद आपने किसी एक कंपनी को चूज किया, तो उस तरीके से जो आपने चूज किया, ऊपर सबसे पहले आपने बड़े फैक्टर को अपने माइंड में रखा, उसकी ग्रोथ को माइंड में रखा, उस पर क्या क्या फैक्टर डिपेंड है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, फिर लास्ट में आप कंपनी तक आए, तो उस अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर है? बॉटम में मतलब कि सबसे पहले आप केवल कंपनी के बारे में सोच रहे हो, बाकी कुछ नहीं सोच रहे हो, बाद में कंपनी चूज कर ली, उसके बाद उसके देखे कि उसके आगे के बाकी फैक्टर्स क्या हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हैं, ये सारी चीजें। लेकिन वही आपके टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले आपने पूरे इकोनॉमी को समझ लिया, फिर उसके बाद उस स्टॉक को चूज किया लास्ट में, तो ये जो आपका अप्रोच कहलाता है वो आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ टोटल रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट as measure of risk is relevant for the both debt and equity schemes. A high standard deviation indicates greater volatility in the returns and greater risk. Comparing the standard deviation of the scheme with that the benchmark and peer group funds given the investor to perspective of the risk in the scheme. देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपका क्या है, वो आपका म्यूचुअल फंड में ये बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन कि आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आपका कितना अपसाइड अगर जाएगा तो कितना जाएगा और कितना आपका नीचे साइड जा सकता है, तो ये उस पोर्टफोलियो को जब कैलकुलेट करते हैं तो एक रेशियो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो यह डिसाइड करके देता है कि अगर मार्केट अप हुई या मार्केट डाउन हुई तो कितना आपका पोर्टफोलियो अप साइड होगा तो जाएगा मैक्सिमम, और कितना डाउन जा सकता है उस मार्केट के डाउन होने पर। तो इस चीज को जो आपका बताता है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, और यही आपका वॉलेटिलिटी भी बताता है। बीटा बीटा इज बेस्ड ऑन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक आपका फॉर्मूला है जहां पे मल्टीपल एसेट्स को आप एसेट एलोकेशन करने में आपके हेल्पफुल होता है। जैसे अलग अलग स्टॉक्स हैं तो सभी के अपने अलग अलग आपके बीटा होंगे, कोई मार्केट के 1% बढ़ने पे 80 पैसा ही बढ़ेगा, ठीक है, कोई मार्केट के 3% बढ़ने पे आपका 5% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से सभी जो भी शेयर्स हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है और उनका बीटा निकाला जाता है, और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है, उसी को बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, विच स्टेट दैट देयर आर टू काइंड ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। पहला सिस्टमैटिक रिस्क एंड नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क एंड नॉन सिस्टमैटिक रिस्क मैंने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया है, वहां पे आप देख सकते हो। ठीक। Modified duration measures the sensitivity of value of debt security to change in interest rate। अगर कभी कभी क्या होता है कि इकोनॉमी में आरबीआई ने कुछ चेंजेस कर दिए तो उसकी वजह से जो इंटरेस्ट मॉडिफाई होता है तो वो आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है, या कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरेशन भी चेंज हो जाते हैं कभी कभी बॉन्ड के, तो उसकी वजह से भी जो चेंजेस होते हैं वो आपके मॉडिफाइड ड्यूरेशन कहलाते हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपका higher the modified duration, higher is the interest sensitive risk in the debt portfolio. The credit rating profile indicates the credit or default risk in the scheme। अगर modified duration higher है तो ऐसी कंडीशन में आपका इंटरेस्ट भी काफी सेंसिटिव होगा और डिफॉल्ट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डू नॉट हैव अ क्रेडिट रिस्क। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर क्रेडिट रिस्क आने लगे तो लोगों का भरोसा ही उड़ जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट रिस्क काफी सेफ होते हैं और उसमें कभी भी डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होता है। सिमिलरली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डू नॉट हैव क्रेडिट रिस्क। कैश तो कैश ही है, कैश में कैसा रिस्क, अगर आपके पास कैश है
तो उसमें किसी तरीके का क्रेडिट रिस्क है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट इशुएंस कैरी क्रेडिट रिस्क, लेकिन कॉर्पोरेट जो अपना बॉन्ड लेकर के आते हैं उसमें क्रेडिट रिस्क हो सकता है। हायर द क्रेडिट रेटिंग लोअर द डिफॉल्ट रिस्क। अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारे इंडिया में, आपका जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग करती है, मतलब कि ये बताती है कि कौन सा बॉन्ड अच्छा है कौन सा बुरा। तो वहां पे वो अच्छा बुरा नहीं लिखती है, वो उसकी एनालिसिस के लिए आपको बता देती है कि अगर ट्रिपल ए रेटेड से लेकर के ट्रिपल बी माइनस तक आपके बॉन्ड की कैटेगरीज हैं। अब आप समझ लो, उसके बारे में पढ़ लो और अपने हिसाब से, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कौन सा बॉन्ड लेना है। अगर ट्रिपल ए कोई भी बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्केट में एकदम सीना तान के आएगा और बोलेगा कि मैं 7% से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपका सारा लोन जो भी आपसे ले रहा हूँ उसको इंटरेस्ट के साथ पे कर दूंगा, कभी कोई डिफॉल्ट की बात नहीं आएगी। वहीं ट्रिपल बी प्लस हाईली रिस्क बॉन्ड होते हैं, इसलिए इनको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन इनके साथ डिफॉल्ट होने का भी रिस्क होता है। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो मीन Segregated portfolio means a portfolio comprising of debt or money market instrument affected by the credit event। जब टाइम टू टाइम मैंने बताया था अभी रिसेंटली कि कोई क्रेडिट इवेंट होता है दैट हैज बीन segregated in mutual fund scheme। Main portfolio means the scheme portfolio excluding the segregated portfolio। Asset management company were allowed to create segregated portfolio in a mutual fund scheme in case of credit event issuer level that is downgrade in credit rating by the SEBI registered trading agency। Creation of segregated portfolio was made optional and discretion of the AMC। इसमें क्या होता है कि सपोज करिए जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स में इनका एक एसेट 1 2 3 4 5 है, ठीक है। उसी तरीके से आपका एक पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है जहाँ पे एसेट 1 3 4 5। तो कभी कोई क्रेडिट इवेंट हो गया तो उनको कोई एक एक्सक्लूड करना पड़ा, तो तुरंत एक्सक्लूड करके उस क्रेडिट इवेंट के बाद दूसरे फंड में डाल देते हैं, तो उसे कहते हैं आपका सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। ठीक है, उनके पास एक प्लान भी होता है, ये हटा भी सकते हैं और इंक्लूड भी कर सकते हैं किसी दूसरे डेट को। तो ये प्लान भी हमेशा लेकर के चलते हैं कि अगर कोई भी क्रेडिट पॉलिसी में कोई चेंजेस आया तो हम तुरंत अपने पोर्टफोलियो को इस पोर्टफोलियो से रिप्लेस कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप हमारे प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।